नमस्कार। कार्यक्रम अवसरनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उत्तर प्रदेश के भारतीय पुलिस सेवा के एक ऐसे अधिकारी हैं जिनके व्यक्तित्व में और कृतित्व में भारत के गांवों की सुगंध है। और उनका जो जीवन है वो भी बहुत घटना प्रधान है। वो बहुत चुनौतियों से जूझ कर आगे बढ़े हैं और चुनौतियां भी ऐसी कि कभी उनका मन खेती किसानी में ऐसा रमा कि उन्हें लगा कि अब इसके अलावा आगे तो कुछ नज़र ही नहीं आता है और यही मेरा पैशन है। लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि उन्हें लगा कि उन्हें जाना है ऐसी सेवा की तरफ जो न सिर्फ समाज की सेवा करे बल्कि समाज का जो कैंसर कहे जाने वाले अपराधी हैं कहीं ना कहीं उनको मिटाने का काम भी वो करें। तो मुलाकात करिए। मेरे साथ हैं कानपुर के डीसीपी 2014 बैच के अखिल भारतीय पुलिस सेवा के उत्तर प्रदेश काडर के आईपीएस अधिकारी श्रवण कुमार सिंह। पुलिस संख्या बल से नहीं चलती है, संख्या बल तो होता है, मैसेजिंग बहुत जरूरी है। अगर मैसेजिंग आपने सही नहीं करी, हमारा सिपाही दो ही तो रहता है जो रात में गश्त करता है, तो वो जो मैसेजिंग है ना वो बहुत जरूरी है। खेती बाड़ी में मुझे आज भी शौक है, आज भी मैं बहुत खेती बाड़ी करता हूँ, लेकिन जो काम मिले उस काम को अच्छे से करें, ये मेरी हमेशा से रुचि रही है। तो अपनी धारणा खुद बनाइए। किसी के कह देने से अच्छा तो आप अच्छा मानो, किसी के कह देने से बुरा तो बुरा मत मानो। आपका मूल्यांकन जरूरी है और ये आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पर्सनालिटी में मजबूती लाता है। पुलिस को मैं मानता हूँ कि ये सबसे अच्छा विभाग है। जो चीज़ कोई नहीं कर सकता पुलिस कर सकती है। पुलिस के पास शक्ति भी है, ताकत भी है, सब कुछ भी है। और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर कोई नहीं कर पाए। हम कंपेयर करते हैं लोगों से कि यार उसके पास बहुत कुछ है। क्या हम अपने को कंपेयर करते हैं कि क्या हम इस लायक थे? जब हम पढ़ते थे तब हम किस पोजीशन में थे? सर, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस कार्यक्रम। जी थैंक यू। श्रवण जी, इस कार्यक्रम में हम थोड़ा सा अतीत का एक झरोखा खोलते हैं और पीछे जाते हैं। और जैसा हमने आपके बारे में इंटरव्यूज़ में देखा और सुना कि सोनभद्र ज़िले का एक छोटा सा गांव, वहां का एक किशोर जिसका मन पढ़ाई से ज़्यादा खेती किसानी में लगता है और परिवार में पिताजी भी इसके लिए लगभग सहमत हो ही गए हैं। तो पीछे जब आप जाते हैं तो किस तरह से पाते हैं कि एक 15-16 साल का श्रवण कुमार किस तरह की सोच थी, किस तरह की दृष्टि थी और सपने किस तरह के थे? और खेती किसानी से ये आगे की कहानी तो मैं आपसे सुनूंगा ही, लेकिन सबसे पहले 14-15 साल के श्रवण कुमार जी की कहानी हम सब ज़रूर सुनना चाहेंगे जी। नहीं, देखिए आपने अच्छी बात कही है और बेसिकली हम लोगों का बैकग्राउंड ही मेरा गांव का रहा है। और ये भी बात सही है कि परिस्थितियां आदमी को टफ बनाती हैं। और हम तो उस गांव से थे। हमारे पिताजी जब 40 साल के थे तो गांव में पहली बार प्राइमरी का स्कूल खोला और उस गांव से हम पढ़े हैं। वो दौर था, टाट बोरी का दौर होता था और मिट्टी के वो होते थे, चूने की होती थी, पटरी होती थी। लेकिन यह है कि पढ़ने की एक इच्छा थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि मैं कुछ शुरू से ही कुछ मेरा रहा है कि जो मैं करता था, ठानता था, उसको मैं करता था। मुझे एक संस्कृत का श्लोक, मैं जब कक्षा 7-8 में पढ़ रहा था तो मुझे वो श्लोक आज भी है और वो श्लोक मुझे बड़ा मोटिवेट करता है कंपटीशन में भी, कि उद्यमे नहीं पुरुष सिंह मुपत लक्ष्मी नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जो हमारा जो रिलीजन है ना, जिसमें पुरुषार्थ का बेस है कि भाई आदमी को उद्यमी होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्म करो। तो उस श्लोक का मूल मंतव्य यह है कि शेर तो बहुत ताकतवर होता है लेकिन उसको भी शिकार के लिए हिरन को मारना पड़ता है, हिरन उसके पास नहीं जाता है। तो ऐसे ही आदमी जो भी है उसको उद्यमी होना पड़ेगा। अगर उद्यमी नहीं है, पुरुषार्थी नहीं है तो सफलता उसको नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको उद्यमी होना पड़ेगा। तो जो ये बातें हैं ये मेरे जीवन का एक तरीके से मूल रहा है और आज भी है। और मैं हमेशा बहुत ईश्वरीय हूँ, बहुत डिवाइन हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं हमेशा कर्म के सिद्धांत पर रहता हूँ कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो कोई भी ताकत ऊँची नहीं होती है। और कर्म का सिद्धांत बड़ा सिद्धांत है और इसी आधार पर मैंने किया और अपनी पढ़ाई भी पूरी की। और खेती बाड़ी में मुझे आज भी शौक है। आज भी मैं बहुत खेती बाड़ी करता हूँ बंगले में पूरी, और मैं तमाम डालता रहता हूँ फेसबुक पे। तो मतलब अच्छी बात है, लेकिन जो काम मिले उस काम को अच्छे से करें, ये मेरी हमेशा से रुचि रही है।
मैंने कॉफ़ी टेबल बुक भी लिखी थी, जिसको मतलब है कि सर्विस विद द स्पिरिट ऑफ कमिटमेंट। जो हमारा कमिटमेंट है, जो प्रतिबद्धता है जनता के प्रति या लोगों के प्रति, उस पर क्या हम वास्तव में अपने मूल्यांकन में कसौटी पे खरी उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं वो अलग, मेरा अपना मूल्यांकन मेरे बारे में क्या है, ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। बिल्कुल आपने सही कहा, और इस कार्यक्रम को युवा बहुत बड़ी संख्या में देखते हैं श्रवण जी, और उनके लिए आपका पहला बहुत मूल्यवान मंत्र यही निकल कर आया है कि अपना मूल्यांकन स्वयं करिए और बिल्कुल निरपेक्ष होकर करिए। एक ऐसे इनविजिलेटर की तरह कीजिए जो कहीं कोई रियायत ना बरते। आपको अपनी कमज़ोरी भी मालूम होनी चाहिए और आपको अपनी खूबी भी मालूम होनी चाहिए। ऐसा ही एक उदाहरण मुझे याद आता है कि जब हम हिंदी माध्यम, मैं भी हिंदी माध्यम से ही पढ़ा, और एक समय अंग्रेज़ी मुझे बहुत बड़ी चुनौती नज़र आती थी और ऐसा लगता था कि अंग्रेज़ी के इस पहाड़ पर कैसे चढ़ा जा सकता है। आपकी भी चुनौती बड़ी गहरी थी जब आपने प्रयागराज जाकर पढ़ाई शुरू की और ये लगा कि अंग्रेज़ी से कैसे टक्कर ली जाए। और हम हिंदी पट्टी के जितने भी लोग हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आमतौर पर अंग्रेज़ी एक बड़ी चुनौती दिखती, और वो भी एक ख़ास एक्सेंट में अंग्रेज़ी बोलना उत्तर भारत की पट्टी के हर नौजवान का सपना होता। तो थोड़ा सा ये भी युवाओं को बताइए कि अंग्रेज़ी के इस पहाड़ पर आप कैसे चढ़े। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी 1 मिनट का इंटरेस्टिंग लूँगा, और सबके लिए मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा इसमें आने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं था और मुझे जानकारी भी नहीं थी। सही बात है, वो दौर था, उस ज़माने में कोई ऐसा भी नहीं था। मेरा एक दोस्त था, वो भी हम लोग जब एमए कर रहे थे, तो उसके दोस्त के भाई थे, वो हमारे यहाँ के एक IRS थे, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में। उनके बंगले पे मैं गया, वो संजोग की बात थी। अब मैं गया तो जब उनका आवास देखा करीब 10-12 बीघे 15 बीघे का, तो मुझे लगा कि इस जॉब में आना चाहिए। दिस इज़ वेरी मतलब अट्रैक्टिव एंड वेरी ग्लोरियस। तो एट दैट टाइम आई डिसाइड कि मुझे ये क्या करना है। मैंने उससे पूछा, यार ये निकलता कैसे है? तो उसने कहा, साहब इसके लिए आपको कंपटीशन देना पड़ेगा, और आप ताजुब करेंगे, उस जमाने मेरे पास 100-150 रुपये रहे होंगे जेब में। हमने उसी दिन कैंट बनारस आया और 1-2 किताब ली मैंने। एक तो अवध इंसाइक्लोपीडिया लिया जो जीके की थी, और 1-2 इंग्लिश की मैंने किताब लिया, हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश। और मैं बताऊँ, उस ज़माने में मैं एमए कर रहा था, लेकिन मेरा इंग्लिश में कोई वो नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, अब इसको करना है। एट दैट टाइम आई डिसाइड कि आई विल डू व्हाट वी हैव टू डू। और इतना मैंने उस ज़माने में जो बेसिक इंग्लिश होती है नोमेनक्लेचर में, गर्ल, बॉय, ही, सी, इसकी भी मीनिंग मुझे नहीं पता थी। लेकिन मैंने अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाना शुरू किया और फिर इंग्लिश पे मैं 7 साल, मैं आपको बताऊंगा कि अपने लाइफ में 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन ऐसे होते थे जब रूम के बाहर निकलता था। मैंने ये ठान लिया, थोड़ा सा मेरा स्वभाव पैशन टाइप का है, जिस चीज़ को मैं करता हूँ वो उसको करता हूँ। तो मेरा अपना ये रहता था कि यार हमें चीज़ें डिसाइड करनी, हमारी प्रियॉरिटी क्या है। हमारी प्रियॉरिटी अगर कंपटीशन है तो मेरा टारगेट कंपटीशन में होना चाहिए। मैं जो लोग सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहूँगा, आपकी प्रियॉरिटी अपने गोल को सेट करिए। अगर आप पता चलता है कि आपकी प्रियॉरिटी कंपटीशन का है, लेकिन सोना भी आपको अच्छी चीज़ चाहिए, खाना भी अच्छा चाहिए, घूमना भी अच्छा चाहिए, मार्केट में भी घूमना है, दोस्तों यारों से गपशप भी करना है, तो जब सब चीज़ प्रियॉरिटी पे पहले है और कंपटीशन आप निकालना चाहते नहीं होगा। जो चीज़ प्रियॉरिटी पे है उसको आप पहले सेट करिए और बाकी चीज़ों को मिनिमाइज करिए और बाकी चीज़ों को ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो आपकी मेहनत को देखता है। मैं कहता हूँ ना कि जब मॉइस्चर बढ़ती है तभी बारिश होती है, बिना मॉइस्चर के, बिना टेम्परेचर के बारिश नहीं होती है। तो आपका परिश्रम रिजल्ट लाता है। मैंने ये भी आपके इंटरव्यूज़ में देखा श्रवण जी कि आपको काफ़ी कुंडली रखने का बड़ा शौक है आपका, और ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है। जी जी और हमने जो यूरोप में पुलिस की प्रणाली को देखा है, चाहे ब्रिटेन में जहाँ पुलिस को बॉबी कहा जाता है, या अमेरिका में, वहाँ डेटा पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं और डेटा बड़ी मदद करता है। आपके पास लैपटॉप रहता है जिसमें हमने सुना है कि आप फटाफट जहाँ भी जिन क्रिमिनल्स के रिकॉर्ड से आप मैच करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, और टेक्नो सेवी भी आप बहुत हैं। तो ये चीज़ कब आपके मिजाज में आई कि विश्लेषण करते समय, अनुसंधान करते समय अपराध के, तकनीक का भी एक बहुत अच्छा आइडियल कॉम्बिनेशन होना चाहिए? ये देखिए, मैं जब मेरठ में गया 2002-03 के आसपास, वो बड़ा पश्चिम तो क्राइम प्रोन था ही उस दौर में, और रंगदारी, किडनैपिंग और गन्ने में किडनैपिंग ये बड़ा होता था। 2002 में मैं जब शिफ्ट हुआ मेरठ में गया, तो मुझे लगा कि अगर आपको सक्सेस होना है और वास्तव में रहना है, फील्ड में स्टे करना है, तो आपको क्राइम फ्रंट पे काम करना पड़ेगा और क्रिमिनल्स की जानकारी होनी चाहिए। तो वो एक इस तरीके से हुआ कि किडनैपिंग हो गई, गन्ने में ले गए,
और उस किडनैपिंग को हम लोगों ने छुड़ाया, 20 दिन रहा। तो उस दौर में तो बड़ा इंटरसेप्शन का भी ज़माना नहीं था, 5-7 लाइनें होती थी। उस लाइनों के हम लोग छोटे से टेप रिकॉर्डर में, मेरे पास आज भी वॉइस रिकॉर्ड होंगी जो बैठ बैठ के टेलीफोन एक्सचेंज में हम लोग सुनते थे। ये मेरा क्राइम फ्रंट पे शुरू से ही काम करने का रहा। और मैं जब 2006-7 में अलीगढ़ में आया तो हमारे एसएसपी थे श्री अखिल कुमार सर, उन्होंने मेरे इंटरेस्ट को देखा तो उन्होंने लैपटॉप करवाया, कहा कि लैपटॉप पे आप लोग काम करो, मोबाइल पे काम करो, ईमेल आईडी हम लोगों को दी। तो वो दौर पुलिस में मतलब उतना नहीं था, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी को सर्विलांस की जानकारी होती थी। तो मैंने उस जमाने में ईमेल भेजना, क्रिमिनल्स के डाटा निकालना, सीडीआर निकालना, इंटरसेप्शन सुनना। आप ताजुब करोगे 8-8, 10 नंबर मोबाइल बेड पे पड़े रहते थे। अगर टाटा का नंबर सुन रहे हैं तो टाटा की सिम होती थी, रिलायंस का सुन रहे हैं तो रिलायंस की है, एयरटेल, हैच, वोडाफोन, दुनिया भर के। तो एक टेस्ट था, काम करने का एक जुनून था और उससे पहचान भी मिली और काफ़ी हम लोगों ने काम किया। मुजफ्फरनगर जो कि क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था किसी दौर में, वहाँ पे हम लोगों ने काम किया। मेरी 4 साल की सर्विस रही है। एसपीसीटी जब मुजफ्फरनगर राइट हुआ तो सरकार ने भेजा वहाँ पे, तो हम लोगों ने काम किया। और मुझे इस बात का सुकून मिलता है कि जो सरकार ने जब भी जिम्मेदारी दी और सरकार ने जब भी कुछ किया और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी, हमारे पुलिस के अधिकारी जब भी किसी काम को बताया तो हम लोगों ने पूरे मन से किया। और वरिष्ठ अधिकारियों का हमेशा स्नेह आशीर्वाद मिलता रहा है। और चूँकि नेचर ऐसा है मेरा कि चीज़ों को करके भूल जाना तो मेरी अपनी आदत में है, तो मैं उस काम को करता हूँ। वो मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए भी करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब ताजुब करोगे एक इंसिडेंट मैं बताऊंगा मुजफ्फरनगर का, मैं उसको देखता हूँ तो आंखें भर जाती है। एक बच्चे का किडनैपिंग हो गया, हमने भी मान लिया कि वो उसके साथ कुछ हो गया होगा। लगभग 2 महीने तक मैंने हिम्मत नहीं करी। तो एक दिन मेरे ऑफिस के सामने बोरे में बिस्कुट लेकर के आया भर करके, लगा रोने। तो हमने कहा क्या हुआ? तो बोला साहब मेरा बच्चा मिल गया। तो हमने कहा यार ये तो मैंने भी उम्मीद नहीं छोड़ दी थी। और बोला वो नए पैंट कपड़े में शर्ट में ला के पहना के दिया। तो पर्पल ये था कि उनको भी कहीं न कहीं से वाच कर रहे थे। और उसके वो आंसू मैंने देखा तो मुझे लगा कि यार कितना हम लोग मतलब काम कर जाते हैं, किसी का बच्चा मिल जाना। और ऐसे एक नहीं, कम से कम सैकड़ों दृष्टांत हैं कि जिसमें हम लोगों ने किया। तो लगता है कि सर्विस तो है ही है भाई, हम वेतन ले रहे हैं, बाकी चीज़ ले रहे हैं, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं किसी के लिए तो ये हमेशा होता है और अच्छा हुआ है। और मैं तो एक बहुत सामान्य सा हूँ और जो भी चैलेंजेज आए हैं उसको स्वीकार किया और ऊपर वाले ने मदद करी। अफसरों का हमेशा, हमारे ऑफिसर्स का बड़ा स्नेह और सहयोग रहा। जी। एक मैं आपको बताना चाहिए, मेरी क्रिमिनल है वेस्ट यूपी की, जस्ट लाइक इंसाइक्लोपीडिया है। और इसमें आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट खोलेंगे और थाना खोलेंगे और नाम खोलेंगे, एवरीथिंग अल्फाबेट। जैसे आपको इंग्लिश में कोई डिक्शनरी में आपको देखना हो कि किसी वर्ड की मीनिंग, नोमेनक्लेचर को देखना है तो नोमेनक्लेचर पे जाएंगे तो निकल के आ जाएगा। किसी वर्ड को देखना चाहिए, जस्ट लाइक आपको किसी के बारे में देखना है मिल जाएगा। किसी गांव में आपको देखना है इस गांव में कितने क्रिमिनल हैं, वो निकल के आ जाएगा और विद इन सेकेंड आ जाएगा। उसको फिल्टर कर लेंगे, सभी डाटा एक्सेल फॉर्म में है तो मैं निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे कानपुर में भी मैंने ऐसा किया है कि पूरा का पूरा मेरे पास डाटा है तो मैं करता हूँ और ये आदत का पार्ट है मेरे, और इससे हम लोगों को मदद मिलती है एक्चुअल फील्ड की लाइफ में। इस पर जरा युवाओं को बताइए कि जब कुछ अचीवमेंट आप जो सोच रहे हैं वो मिल जाता है, फिर भी सधे कदमों से लक्ष्य को कैसे, उसके पीछे कैसे चला जाए? मैंने कहा ना कि मतलब कई बार ऐसा हुआ है और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक आदमी आता है, उसकी आंखों में आप देखिए। और मेरे यहाँ तो मैं जब यहाँ पे रहता हूँ तो बहुत से लोग आते हैं, वेलकम करते हैं कि साहब आपकी वजह से काम हो गया। अभी एक ताज़ा यहाँ पे हमारे एक होटल हम लोगों ने कानपुर में खाली करवाया, वो उनके आंखों आम जब आए रोने लगे तो लगा कि यार मतलब हम लोगों ने, मतलब हम तो अपना काम ही कर रहे हैं भाई, हम कोई ऐसा तो एहसान तो नहीं कर रहे हैं किसी पे, लेकिन वो आदमी ने कहा कि भाई मैं अब मौत की जो अपनी ज़िंदगी है जो अच्छे से गुजार सकूँगा, तो ये एक सुकून देता है। और हमेशा हमें सोचना चाहिए हम तो एक अच्छी एंड पे है ही हैं, हम जितने सुख सुविधाएं मिल रही हैं, जितनी चीज़ है, मुझे हमेशा या हर आदमी को अपोजिट करके देखना चाहिए। काश मैं वहाँ पे होता जहाँ पे वो है और वो यहाँ पे होता तो क्या होता। तो ये चीज़ों को जब आप देखेंगे तब आपको पता चलता है कि मूल्यांकन का जो है ना, क्योंकि हमको भी एक टाइम बेइंग में है, कल हो सकता है कि मैं भी जब जॉब में न रहूँ, मैं भी उस पोजीशन में रहूँगा कि मैं सामने रहूँगा और कोई और मेरे सामने होगा, फिर मैं उससे कहूँगा। तो आज मुझे अगर ऊपर वाले ने मौका दिया है करने की और किसी की मदद करने की, तो उसको मुझे कर देना चाहिए। और वो जेन्युइन काम के लिए, वो इसमें कोई गलत कर रहे हैं तो करना चाहिए। और सरकार की जब मंशा है, बाकी मंशा है, वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा है, सबकी मंशा है, तो उस काम को करना चाहिए। और ये बड़े पुण्य का काम है, आपसे बताऊँ, मतलब विजिबल नहीं होता है लेकिन बहुत सी चीज़ें इनविजिबल होकर के भी आपको देती हैं। तो मैं उस विचारधारा का हूँ और हमेशा करता रहा हूँ। और यहाँ पे भी कानपुर में भी मतलब ठीक रहा, अच्छा रहा है।
मेरा एक ही पैमाना रहता है, मैं बताऊं पर डे का मेरा एक पैमाना रहता है कि भाई क्या हमने जो कसौटी थी जो मिली उसको किया नहीं। बहुत सी चीज़ें हो सकता है कमियां होती हैं, लेकिन पैमाना एक है कि जो हमको जिम्मेदारी मिली उसको पूरा करें। और जो नए बच्चे हैं, नए लोग हैं, उनको भी करना चाहिए। अपनी धारणा खुद बनाइए। किसी के कह देने से अच्छा तो आप अच्छा मानो, किसी के कह देने से बुरा तो आप बुरा मत मानो। आपका मूल्यांकन जरूरी है और ये आपके कॉन्फिडेंस में, आपके पर्सनालिटी में मजबूती लाता है। और न्यायप्रियता जरूरी है, मतलब आपने लाख भी किया और न्यायप्रियता नहीं है तो जो न्यायप्रियता है या जो जस्टिसनेस है वो जरूर होना चाहिए काम को करने का। और ये अवसर सबको मिलता नहीं है। पुलिस को मैं मानता हूं कि ये सबसे अच्छा विभाग है। जो चीज़ कोई नहीं कर सकता पुलिस कर सकती है। पुलिस के पास शक्ति भी है, ताकत भी है, सब कुछ भी है। और अगर हम नहीं कर पाए तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। एक आदमी एक जमीन जो जाती है वो कहाँ कहाँ भटकेगा, पुलिस जरा सा कर देती है। एक आदमी ने किसी का मकान कब्जा कर लिया, कहाँ कहाँ भटकेगा वो जी। थोड़ी सी हमारी शक्ति से उसको फैसला मिल जाता है तत्काल। तो ये काम हमें कर देना चाहिए और करते रहना चाहिए, सभी को करना चाहिए, क्योंकि ये मौका नहीं मिलता है। आप धार्मिकता अलग बात है, लेकिन ये भी एक धार्मिकता का माध्यम है। 2000 में क्राइम का जो पैटर्न देखा और 2025 में जो क्राइम का पैटर्न देखा, हर अपराधी वो जितना बेखौफ होने का दावा करे लेकिन वो उतना ही डरपोक भी होता है। वो भीतर से बहुत डरता है। अगर मजबूत तैयारी हो, मुखबिरों का मजबूत नेटवर्क हो, और पुलिस तो वैसे भी खौफ का पर्याय है ही। इस पर एक छोटी टिप्पणी आपकी। नहीं, बिल्कुल सही कहा। वो तो दौर था, सुनील लाठी, जतिन सिरोही, सुशील मूछ, दुनिया भर के नाम हैं, विक्की त्यागी दुनिया भर के हैं, निट्टू बिट्टू कील शिकार। मतलब मैं तो करीब 15 साल पश्चिम में ही रहा हूँ, मेरठ और मुजफ्फरनगर में। तो कई ऐसे दृष्टांत हैं, कई ऐसे हुए हैं और हुआ है। और ये बात तो सही है कि भाई जान सबको प्यारी होती है, चाहे कोई कितना भी हो। और ये भी बात सही है कि रास्ते पे अगर आप गलत चल रहे हो और आप अपने दुश्मन पाल रहे हो तो किसी न किसी उसका शिकार तो होगी ही। तो मेरा हमेशा ये पैमाना रहता है कि आप जब किसी की दूसरे की जान लेने में जरा भी संकोच नहीं कर रहे हो तो आप ये कैसे उम्मीद करते हो कि हमारी जान बची जाएगी। ठीक है, वो क्राइटेरिया अलग है, कानून का राज है, लेकिन गोली आप अगर पुलिस पे चला रहे हो तो गोली तो पुलिस भी चलाती है और चलानी भी चाहिए, क्योंकि हमें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। तो ये तो एक बेसिक रूल है। ये तो भाई भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा अर्जुन को कि भाई आप अगर शस्त्र उठाना पड़े तो उठाओ, उसमें कहीं कोई संकोच नहीं है, उसमें कोई पाप भी नहीं है। तो ये तो बेसिक सिद्धांत है। और आज के दौर में बताऊं, मैंने ऐसा दौर नहीं देखा आज का। मतलब किडनैपिंग खत्म हो गई, बड़े बड़े ऑर्गेनाइज गैंग खत्म हो गए, रैंसम खत्म हो गई। ऐसा कोई सोमवार शनिवार नहीं होता था मैं उस दौर की बताऊं जब बड़ी बड़ी लूटें न होती हों पश्चिम में, पेट्रोल पंप न लूटते हों। आपने देखा होगा सहारनपुर में तनिष्क शोरूम लूटा था, कितना बड़ा शोरूम था। मुकीम काला गैंग, मुकीम काला गैंग का बहुत बड़ा एक इतिहास हुआ करता था। मूछ का एक इतिहास होता था, त्यागी का एक इतिहास होता था, विक्की त्यागी गैंग। तो ये लोग बड़े बड़े गैंग थे पश्चिम के। आज पश्चिम में एक भी गैंग नहीं है। मतलब अगर आप देखें तो पूरब में भी बड़े बड़े गैंग हुआ करते थे, वो भी सब गैंग खत्म है। तो एक तरीके से सरकार की, मतलब मैं बताऊं, मतलब इतनी बड़ी एक्शन हुए हैं कि मतलब जितनी तारीफ की जाए कम है। ऑर्गेनाइज क्राइम तो यूपी से लगभग खत्म है और ये सरकार की मंशा है, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों की मंशा हुई है। और ये बहुत ही अच्छा मतलब है कि आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है अपनी चीज़ों पे। कोई ये नहीं करा भाई तुम ले आके 10 लाख 20 लाख रुपया दे दो, या तुम्हारा खेत जोत लेंगे, ज़मीन जोत लेंगे, जायदाद जोत लेंगे। तो वो चीज़ खत्म है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए और ये अच्छी है। मतलब एक बड़ा अहम पड़ाव है इन जीवन की चुनौतियों के बीच में जब हम विवाह के गठबंधन में बंधते हैं। जाहिर तौर पर मेरे पास जानकारी, तो मैं आपसे अनौपचारिक होकर पूछ रहा हूं कि आप भी दाम्पत्य जीवन में बंधे ही होंगे। और जब आप बंधे और एक पुलिस अधिकारी, और जब आपकी जीवन संगिनी आई तो उनको लगा कि रात को भी वायरलेस खड़क रहा है, फ़ोन खड़क रहा है, अचानक साहब उठते हैं, वर्दी बिल्कुल कसते हैं और निकल जाते हैं तुरंत, और कहा जाता है कि इंतज़ार मत कीजिएगा, हो सकता है 1-2 दिन भी हमें मौका वारदात पर रहना पड़े। तो जीवन संगिनी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि अगर वो मामला जो जिनको अर्धांगिनी कहा जाता है, यानी जीवन का आधा हिस्सा है, वो अगर उन्होंने ट्रैक छोड़ा या हमने ट्रैक छोड़ा तो जीवन की गाड़ी पटरी से उतर जाएगी। नहीं, आपने बहुत बढ़िया कहा है। और मेरी शादी तो इंटर में ही हो गई थी, तो मुझे पता भी नहीं था। उसके बाद मैंने बीए किया, एमए किया और सर्विस में आने के पहले ही मतलब हो गया था। और मेरा पहला बेटा और बेटी मतलब बिफोर जाबाग हो गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि हमने तो लोग कहते हैं कि भाई पहले हम सर्विस पालेंगे तब करेंगे। ठीक है, एक अच्छी सोच है, लेकिन हम लोगों को तो मतलब वो मिला था। लेकिन फिर भी जो हमारी पत्नी हैं वो बड़ी धर्मपरायण हैं
उन्होंने कभी ये नहीं कहा, आज तक भी नहीं कहा कि मुझे मतलब कोई डिमांड या कोई चीज़ या कोई वो, और इतना फ्री हैंड दिया कि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और फुल सपोर्ट है। बच्चे भी मेरे बड़े, तीनों बड़े अच्छे हैं, बड़ी वो है। और सर्विस के बारे में कमिटमेंट, एक छोटी सी बात मैं बताऊंगा कि मैं अधिकारी का नाम नहीं लूँगा, 2001 या 2 की बात होगी, एक डकैती पड़ गई और बस लुट गई पूरी पूरी। जहाँ से मैं कैंप किया हुआ था वहाँ से 20 किलोमीटर मेरा रेजिडेंस था और दीपावली का दिन था। और आप ताजुब करेंगे, मैं दीपावली अपने घर पे सेलिब्रेट नहीं किया, वहाँ पे लोग थे, वहीं पे रहे, वहीं से फिर निकल गए। तो ये उस दौर को मैं याद करता हूँ तो मुझे लगता है यार कि यार कितना बड़ा सेक्रीफाइस है कि आदमी दीपावली अपने घर में मनाता है। दूसरी दीपावली एक जगह और मेरी, जब मैं मुजफ्फरनगर दंगे में था तो पूरी रात बगैर मैं खाए ही पड़ा रहा। और उस दिन दीपावली थी, बच्चों ने 3 बजे तक इंतजार किया कि आ जाओ। तो मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, जब तक लौटा तो पता लगा कि इंसिडेंट हो गया, फिर वापस चले गए। तो है, परिवार का सपोर्ट मिलता है, परिवार के लोग समझते हैं। और इस पुलिस विभाग में मैं आपसे बताऊं, जो आपने कहा कि संख्या बल यूरोप का, तो मैं जरूर कहूँगा कि पुलिस संख्या बल से नहीं चलती है, संख्या बल तो होता है, मैसेजिंग बहुत जरूरी है। अगर मैसेजिंग आपने सही नहीं करी, हमारा सिपाही 2 ही तो रहता है जो रात में गश्त करता है, गन्ने के खेत के चारों तरफ 2 सिपाही है, राइफल लिए हुए है, कोई भी उसके साथ जाके इंसिडेंट कर सकता है, उसकी जान ले सकता है, उसके साथ मिसहैपनिंग कर सकता है। लेकिन उसको पता है कि ये 2 नहीं है, इसके पीछे एक पूरा पुलिस बल है और एक सिस्टम है। उसको मैसेज है कि अगर गलत करोगे तो इसका परिणाम भी तुम्हें गलत होगा। तो वो जो मैसेजिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है। और वो जो 2 सिपाही हमारा देहात में या खेत में या गांव में फील्ड में है, पिकेट पे है, रात में है, पुलिया के पास है, उसको इस बात का भरोसा है कि मेरे साथ अगर कुछ होगा तो हमारा विभाग जो मेरे साथ बुरा करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। तो ये मैसेजिंग बहुत ज़रूरी है और मैसेजिंग होनी भी चाहिए। आप इसे किस रूप में देखते हैं कि आगे का जीवन और किस तरह से अपने को मोटिवेशन के साथ बढ़ाना चाहे, और युवा पीढ़ी से आप क्या कहेंगे? कई बार हमारा स्वाभिमान कई बार चोट खाता है, कई बार मन निराशा की तरफ जाता है, कई कारण होते हैं उसके, लेकिन ऐसे में अपने को फिर मोटिवेट करके काम पर लाने का मंत्र क्या होता है? नहीं, मतलब मंत्र तो देखिए यही है कि हम कंपेयर करते हैं लोगों से कि यार उसके पास बहुत कुछ है। क्या हम अपने को कंपेयर करते हैं कि क्या हम इस स्थिति लायक थे? जब हम पढ़ते थे तब हम किस पोजीशन में थे? जब हम इलाहाबाद या हम जब पढ़ने गए थे कंपटीशन में, जब रहते थे एक कमरे में 2-2 लोग रहते थे, तो क्या उससे हम बेटर हैं कि नहीं? आज बेटर हैं। बेटर आगे हों ये अलग बात है, लेकिन हम जहाँ पे थे क्या वहाँ से आगे नहीं बढ़े? देखिए लिमिट तो कोई नहीं है ना, लिमिट तो एक से बड़ी एक लिमिट है। उस लिमिट को आप करेंगे तो बहुत कंपेयर करेंगे, वो भी कंपेयर अनसाइंटिफिक करेंगे, तो वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन लाएगा और डिमोलाइजिंग होगा। जो मिला है, कहते हैं ना कि भाई 5 उंगली, अगर 1 उंगली कट दो, किसी से काट के दे दो तो कहेगा यार ये क्या आप बोल रहे हो। किस दिन 1 उंगली कट जाए तो देखिए लगता है कि शरीर बंग। लेकिन जो परमात्मा ने दिया है, कभी आपने उसको थैंक्स बोला कि यार 5 उंगली दिया है, 2 आँख दिया है, सब कुछ दिया है, तो हमको बहुत नहीं करना चाहिए। भाई ठीक है, देने वाला ने बहुत दिया है, और काम जो भी हो, कोई जो नहीं हम कह सकते हैं कि भाई और बड़े बड़े पद हैं नहीं मिला, तब उसके लिए हम कुंठा में क्यों रहें? जो मिला है बहुत है, और जितना मिला सेवा करने का मौका मिले। बाकी तो हर तरीके की चीज़ें हैं, हर तरीके के लोग हैं, और किसी चीज़ में नहीं, अपने जीवन को जीना चाहिए आनंद है। मेरा अपना यह है कि भाई क्या हम जो कह रहे हैं वो मतलब मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं सेटिस्फाइंग है। बहुत उधेड़-बुन में बहुत मेरा वो मतलब नहीं रहता है। हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और देता है देने वाला, ऐसा नहीं है। तो श्रवण जी का यही कहना है। ओशो के दर्शन को भी वो फॉलो करते हैं, और उनका कहना है कि जो जीवन में मिला है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, दर्शन ये होना चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि आपको एक अदम्य आशा के साथ हमेशा भरे होना चाहिए, और इसका स्रोत जितना पवित्र होगा, गंगोत्री की तरह जितना स्पष्ट होगा, पारदर्शी होगा, उतना आपका मन प्रदूषित नहीं होगा। और मन रूपी ये जो केंद्र है आपका, ये जितना शुद्ध होगा, उतनी आपकी ऊर्जा आपके भीतर भरी होगी। उनका जीवन दर्शन इसी से संचालित रहा। तो ये थे 2014 बैच के आईपीएस ऑफिसर डीसीपी कानपुर श्रवण जी। बहुत धन्यवाद करता हूं श्रवण जी, बड़ा आनंद आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू। अगली बार एक और अधिकारी को लेकर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।